सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियो। ठीक है, ये पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्ट करवा रही हूँ। और ये वाले क्वेश्चन जो है ना PYQs की फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। जितने भी मैंने थ्योरी लिखे है ना, हर एक लाइन मतलब पिछले जितने भी नर्सिंग की कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुई है उसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। आई एम 100% श्योर कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, पैरानेजल साइनसेस कौन कौन से होते हैं? फेरेंटल, मैक्सिलरी, सिफिनॉइड एंड इथेमॉइड बोन। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमें ये आया था पैरानेजल साइनसेस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरानेजल साइनसिस। तो उसका आंसर था मेस्टॉइड बोन। ठीक है, बाकी सारी तो उसमें दे रखी थी। क्लियर है। आगे बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? एक विंड पाइप है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रैकिया में कितनी रिंग्स देखने को मिलती है। कितनी रिंग्स देखने को मिलती है? 16 से 20 रिंग्स देखने को मिलती है, जो किससे मिलके बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज से। किससे मिलके बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज से। ठीक है, आगे क्या है हमारा? लैरिंग्स। लैरिंग्स किससे मिलके बना हुआ है? क्रिकोइड कार्टिलेज से। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज कितने नंबर होते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज के? इन लैरिंग्स में 9 नंबर। ठीक है, लैरिंग्स आपको पता है दैट इज वॉइस साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है। आगे है कोएनल एट्रेसिया। ठीक है, कोएनल एट्रेसिया क्या है? ये एक कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोस्टीरियर नियर्स है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जो हमारे पोस्टीरियर नियर्स है उसमें क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, जैसे कि नेजोफेरिंग्स में बोल सकते हैं आप लोग। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे लंग्स की। जो लंग्स की कैविटी होती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, जो लंग्स है उसकी लाइनिंग होती है विसरल और पेराइटल। विसरल इनर होती है और पेराइटल जो है आउटर। ऐसे याद रख सकते हैं विसरल एरिया, विसरल ऑर्गन। ठीक है, विसरल ऑर्गन क्या होते हैं? जो इनर ऑर्गन्स होते हैं। तो विसरल लाइनिंग कौन सी होगी? जो इनर ऑर्गन्स को क्या करेगी? कवर करेगी। क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लंग्स के बीच में स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको? मीडियास्टिनम। प्लूरल बायोप्सी क्या होता है? कि रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लूरल स्पेस। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जो प्लूरल स्पेस में टिश्यू होता है उसको रिमूव करके आगे उसका एनालाइज करते हैं कि हाँ लंग्स में कौन सी डिसीज कंडीशन है। क्लियर है। आगे क्या है? न्यूमोनेक्टोमी। मतलब कि जो इंटायर लंग है, पूरे लंग को हम लोग क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमोनेक्टोमी। क्लियर है। कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। ये नर्सिंग के जितने भी मतलब PYQs है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, हर एक लाइन में से पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो इसको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना। आगे मैंने लंग्स का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, जैसे कि राइट साइड में कितनी लोब देखने को मिलती है? 3 लोब। ठीक है, कौन कौन सी? सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। और जो राइट लंग है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। क्यों? क्योंकि जो राइट लंग है ना उसमें हार्ट की इतनी प्रेजेंस नहीं होती जितना कि हार्ट जो है लेफ्ट लंग को कवर करता है। ठीक है, ये स्मॉलर होता है बिकॉज ऑफ हार्ट। और इसका वेट कितना होता है? वेट इज इंपॉर्टेंट। लेफ्ट लंग का वेट कितना है? 570 ग्राम। और इसका कितना है राइट लंग का? 625 ग्राम। क्लियर है। तो आगे हम लोग बात करेंगे सर्फेक्टेंट की। ठीक है, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? लिपोप्रोटीन होते हैं। लिपोप्रोटीन मतलब कि दैट मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर है। इसमें क्या होता है? सिंगल प्रोटीन देखने को मिलता है, दैट इज बाउंड टू अ फैट। क्लियर है। अब सर्फेक्टेंट सिक्रीट कौन करता है? टाइप 2 एल्व्यूलर सेल्स। क्लियर है। इट डिक्रीज सरफेस टेंशन टू एल्वुलाई। ये क्या करता है? मतलब कि एल्वुलाई सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? जैसे कि लंग्स है, कि लंग्स आपस में कोलैप्स ना करे, उस चीज को क्या करते हैं? आपस रोकते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं? प्रिवेंटिंग कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई। क्लियर है। आगे आ गया हमारे पास लेसिथिन। लेसिथिन की हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। अब आप लोग पूछोगे दी लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये भी प्रिवेंशन करता है, जो कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई है उसको क्या करता है? रोकता है। क्लियर है। आगे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे डिसीज कंडीशन की। क्लियर। डिसीज कंडीशन में आता है पहला ब्रोंकियोलैक्टेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकियाई है उसकी अबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है। मतलब कि जो सपोज करो ब्रोंकियल का साइज इतना है तो वो डायलेट होके क्या है? बड़ा हो गया। ठीक है, किसके कारण होता है? जैसे स्टैंडिंग इन्फेक्शन होती है, कोई पर्सन है जो लंबे समय तक मतलब कि स्टैंडिंग में रहता है। ठीक है, स्टैंडिंग इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। आगे इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलती है? सेरेब्रल एब्सेस। क्लियर है। लंग एब्सेस और एमाइलोडोसिस। क्लियर है। आगे है
आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज एटेलैक्टेसिस। एटेलैक्टेसिस क्या है? अ कोलैप्स्ड और एयरलेस कंडीशन ऑफ सेल लंग्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि लंग्स जब आपस में कोलैप्स कर जाए और लंग्स में एयर ना हो, एयरलेस कंडीशन, उसको बोलेंगे एटेलैक्टेसिस। क्लियर है? आगे असेसमेंट की बात करेंगे। असेसमेंट में क्या होता है? डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। अब देखो कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसमें डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड हो रहा है या फिर टैकीएपनिया हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, कफ है, फीवर है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, ब्रीथिंग साउंड जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा लो हो रही है, मतलब डिमिनिश हो रही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मे बी पर्सन सफरिंग फ्रॉम एटेलैक्टेसिस। क्लियर है? तो आगे इसके इंटरवेंशन की बात करेंगे। जैसे भी कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसको एटेलैक्टेसिस की प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हाँ तुम अपनी कफिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है, लाइक इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। क्या होता है उसमें कि 3 मिनट के लिए अपनी सांसें को क्या करना है? होल्ड करके रखना है। 3 मिनट नहीं है, 3 सेकेंड के लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है? ब्रीथ आउट कर देना है। क्लियर है? आगे जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में अगर किसी चिल्ड्रन को एटेलैक्टेसिस हुआ है तो वो मेन किस पार्ट पे इफेक्ट करेगी? लंग्स के राइट अपर लोब इज मोर अफेक्टेड। ठीक है, और एक फैक्ट और बता देती हूँ, अगर चिल्ड्रन में अस्थमा, ब्रोंकियोटाइटिस, एटेलैक्टेसिस जैसी प्रॉब्लम्स है तो मेनली जो लेफ्ट अपर लोब है वो इफेक्ट, सॉरी, राइट अपर लोब है वो इफेक्ट होती है। क्लियर है? सो आगे हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी प्रोसेस। रेस्पिरेटरी प्रोसेस में आ जाता है हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन सिस्टम, इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जब हम सांसें अंदर लेते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन मतलब कि एक्सपेल आउट करते हैं एयर को। क्लियर है? आगे क्या है हमारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस? 2 टाइप का होता है, इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सटर्नल। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम आखिर होता किस में है, किस किस चीज़ में होता है? बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। क्लियर है? और इसमें इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स और कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मतलब कि ये देखो ध्यान से डायफ्राम की। अब इसमें क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा है कि हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम? इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि इंटरनल कोस्टल मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और डायफ्राम की भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्लियर है? आगे क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है, 2 टाइम्स MCQs पूछा जा चुका है ये। क्लियर है? आगे क्या है? देखो जब एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे क्या हार्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या उसका साइज चेंज होता है? तो उसका आंसर है नो। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे LFT। LFT मतलब एक तो होता है लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी में पढ़ रहे हैं मतलब कि लंग फंक्शनिंग टेस्ट। ठीक है, पल्मोनरी एस्पिरेशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आप लोग पूछोगे दी कॉम्प्लिकेंस क्या होती है? कॉम्प्लिकेंस का मतलब होता है कि जो एबिलिटी ऑफ लंग्स, कि लंग्स और थोरैक्स अपने आप को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, पल्मोनरी एस्पिरेशन हो गया मतलब कि लंग्स में क्या होगी? कुछ फ्लूइड अकुमुलेशन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लंग्स की एक्सपैंड होने की कैपेसिटी क्या है? कम हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल कॉम्प्लिकेंस वैल्यू कितनी है? 0.08 से 0.33। ठीक है, अब इसकी टाइप होती है पल्मोनरी एस्पिरेशन की, कौन कौन सी? न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, पायोथोरैक्स। क्लियर है? अब LFT मतलब कि लंग फंक्शनिंग टेस्ट के लिए हम यूज़ क्या करते हैं? स्पायरोमीटर, रेस्पिरोमीटर। ठीक है, रेस्पायरोमीटर। क्लियर है? आगे इसको मेयर किससे करते हैं? मतलब कि इसमें क्या करते हैं हम लोग? लंग फंक्शनिंग टेस्ट में मेनली हम लोग देखते हैं जो भी कोई पेशेंट है उसका चेक करेंगे कि लंग का वॉल्यूम कितना है। क्लियर है? और चेक करेंगे कि उसकी लंग की कैपेसिटी कितनी है। क्लियर है? आगे बात समझ में? आगे टॉपिक है हमारा इंसेंटिव स्पायरोमीट्री। इंसेंटिव स्पायरोमीट्री ज़्यादातर देते हैं किसमें है? एटेलैक्टेसिस के पेशेंट में। इसमें कुछ नहीं होता, एक स्पायरोमीट्री होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? 3 सेकंड के लिए अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखना होता है। क्लियर है? आगे देखो हम लोग हवा अंदर लेते हैं मतलब कि इंस्पायर्ड एयर, टोटल इंस्पायर्ड एयर जो नॉर्मली हम लेते हैं कितनी होती है? 500 cc। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं पॉइंट, बार बार बोल रही हूँ, रिवाइज करना। ठीक है, आगे हमारे पास आ गया टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? कुछ नहीं है, नॉर्मली कितनी हवा अंदर ले रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मतलब देखो कोई भी बंदा है उसको कोई भी डिसीज कंडीशन है ये कभी चेंज नहीं होता। क्लियर है? आगे है रेजिडुअल वॉल्यूम। R से रेजिडुअल, R से रिमेन्स, मतलब कि जैसे देखो नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि लंग्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं, उसमें जो एयर रह जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी? 1200 ml।
क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ERV क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्स्ड आउट फ्रॉम लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। ERV मतलब एक्सपीरेशनल रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है उसको हम लोग फोर्सफुली निकाल रहे हैं अपने लंग्स से, उसको क्या बोलते हैं, ERV। क्लियर है। आगे हमारा है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इनहेल्ड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, एक्सहेल्ड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से कितनी हवा बाहर निकाली, ठीक है। एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, आप लोग फोर्सफुली इंस्पिरेशन करो, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग कि उसके बाद आपने क्या किया, हवा जो थी लंग से बाहर निकाली, फोर्सफुली एयर अंदर गई और हवा को बाहर निकाला, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। कितनी होती है ये, 4800 मिलीलीटर। क्लियर। आगे हमारे पास आ गया TLC, मतलब कि टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब लंग कैसे वर्किंग कर रहा है, कैसे उसकी फिजियोलॉजी है, कितनी है, 6000 ml। क्लियर। आ गया FRC। FRC मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, किससे मिलके बनती है, ERV प्लस RV। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे माइन्यूट वॉल्यूम। माइन्यूट वॉल्यूम क्या होता है कि देखो 1 मिनट के अंदर कितनी गैसेस अंदर गई बॉडी के और बाहर निकली, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड पर मिनट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी रेट इनटू टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी जो न्यू बॉर्न है उसमें कितनी देखने को मिलती है, 150 ml, और जो सेचुरेशन लेवल है वो कितना देखने को मिलता है, 95 से 100। ठीक है। कैप्नोग्राफी इज मेजरमेंट ऑफ, कैप्नोग्राफी किसकी मेजरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, समझ आ गया। कैप्नोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन पेशेंट में नापते हैं कि हाँ कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी बॉडी से रिमूव हो रहा है, कितना है, ठीक है।